एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सीआरपीसी का वीडियो लेक्चर सीरीज और इस वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 7 ऑफ सीआरपीसी जो कि है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसके पिछले वीडियो हमने चैप्टर 6 पढ़ा था जो कि था प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी पर्सन की अपीयरेंस के लिए उसे कंपेल करना। और ये वाला चैप्टर कहता है प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ एनी थिंग्स, मतलब किसी चीज की यानी कोई भी किसी एविडेंस की या किसी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन यानी उसे किसी तरह की डॉक्यूमेंट या एविडेंस को बुलाना कोर्ट में। तो ये जो चैप्टर 7 है ये मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है समन, दूसरा है वारंट, तीसरा है जनरल प्रोविजन और चौथा है मिसलेनियस। समन और वारंट हमें पता ही है, समन और वारंट क्या होता है। जनरल प्रोविजन मतलब इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो जनरल प्रोविजन है वो इस तीसरे पार्ट में दिए गए हैं और चौथा मिसलेनियस मतलब जो छोटे मोटे चीजें हैं वो उस पार्ट में दी गई है। तो सबसे पहले जो समन वाला पार्ट है वो सेक्शन 91 से सेक्शन 92 यानी केवल 2 सेक्शन में दिया गया है। सर्च वारंट वाला जो पार्ट है वो सेक्शन 93 से सेक्शन 98 तक दिया गया है। जनरल प्रोविजन सेक्शन 99 से सेक्शन 101 और मिसलेनियस सेक्शन 102 से 105 तक दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम केवल पहले 2 पार्ट्स को कवर करेंगे, बाकी के दोनों पार्ट जनरल प्रोविजन और मिसलेनियस हम इसके अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स इस चैप्टर में या फिर इस पूरे सीआरपीसी में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स अदर थिंग्स मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स अदर थिंग्स मतलब कोई भी चीज जो कि किसी केस से रिलेटेड है या किसी केस में कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस है, ऐसी कोई भी चीज वो इस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स वर्ड में इंक्लूड हो जाएगी। तो ये क्या कहता है, सबसे पहला सेक्शन 91 समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर थिंग्स मतलब समन इशू करना कोई ऐसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यानी किसी डॉक्यूमेंट या किसी ऐसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो कि किसी ऑन गोइंग केस के लिए इंपॉर्टेंट है यानी या फिर जो कि किसी ऑन गोइंग केस का एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है। ऐसी चीज को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए, कोर्ट में लाने के लिए समन को इशू करना। तो ये समन सबसे पहले कौन इशू करेगी भाई, सीधी बात है कोर्ट इशू करेगी। लेके कौन जाएगा, पुलिस वाला लेके जाएगा। किसके लिए लेके जाएगा, उस व्यक्ति के लिए जिसके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या वो पर्टिकुलर एविडेंस या कोई भी एक चीज है जो कि उस केस से रिलेटेड है। इसके बाद जो पहला सबसेक्शन है सबसेक्शन 1 वो ये कहता है कि मान लीजिए जो व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल ये ए नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट में कोई ऑन गोइंग केस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट। और ऐसे में क्या होता है, ये जो व्यक्ति है ये उस एविडेंस को होल्ड करके रखा हुआ है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक समन इशू करेगी जो कि इस व्यक्ति के पास जाएगा और समन में ये लिखा होगा कि भाई आपके पास जो ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या जो भी ये पर्टिकुलर चीज है, कोई टेप है, कोई किसी तरह की रिकॉर्डिंग या जो भी चीज है, ये चीज आपको इस डेट पे इस टाइम पे इस कोर्ट में लेके आनी है। मतलब वो जो समन होगा उसके ऊपर हर चीज मेंशन होगी कि उसे वो जो व्यक्ति है पर्टिकुलर व्यक्ति उसे वो डॉक्यूमेंट किस टाइम पर लेके आना है, किस डेट पर लेके आना है, किस कोर्ट में लेके आना है और कौन सा ऑफिसर उससे वो समन सर्व कर रहा है, वो हर चीज उसके ऊपर मेंशन होगी और उसे उसके उस समन को ओबे करते हुए, फॉलो करते हुए उस चीज को या जो भी उसके पास एविडेंस है उसे उस डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट करना होगा। क्या करना होगा, प्रेजेंट करना होगा उस डेट पर। अब मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति है ये उस दिन नहीं जा पाया कोर्ट या मतलब कुछ हो गया जिसकी वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में अगर ये उस पर्टिकुलर एविडेंस को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों कोर्ट में पहुंचवा देता है, मतलब खुद जाएगा, जरूरी नहीं है कोई दूसरे व्यक्ति के हाथों कोर्ट में पहुंचवा देता है, तो भी वो समन फॉलो हुआ माना जाएगा क्योंकि उसमें इस व्यक्ति के आने ना आने से कोई लेना देना नहीं था। उस समन में क्या लिखा था कि हमें बस वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि वो एक केस के रिलेशन में, एक केस से रिलेटेड है। उसमें कि व्यक्ति आए ना आए, ये खुद लेकर आए, पोस्ट करे, कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने दूसरे के हाथों से पहुंचवा दिया, वो भी एक वैलिड रहेगा, तब भी माना जाएगा कि समन को फॉलो किया गया। इसके अलावा जो भी पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटीज होती हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा कोई भी चीज है जो किसी ने पोस्ट करी हो, कभी उनके पोजीशन में हो, मतलब पोस्टल एंड टेलीग्राम अथॉरिटी की पोजीशन में हो, उस टाइम पर जिस टाइम पे कोई केस चल रहा हो, तब पोस्टल एंड टेलीग्राम अथॉरिटी से वो चीज निकलवा आप सेक्शन 91 में नहीं सकते। मतलब सेक्शन 91 के प्रोविजन के तहत वो चीज आप
पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी से नहीं ऑब्टेन कर सकते, नहीं निकलवा सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 92। अगर आपको पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी से कोई चीज निकलवानी है, कोई चीज प्रोड्यूस करवानी है, तो उसका प्रोविजन किसमें दिया है? सेक्शन 92 में दिया है कि आप किस तरह से किसी पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकते हो। अब ऐसा करने के लिए कौन से जजेस या कौन से मजिस्ट्रेट होंगे जो ऑर्डर देंगे? वो होंगे या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सीजेएम, या तो सेशन जज, या तो हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सेशन जज हो सकते हैं, या हाई कोर्ट का कोई भी जज हो सकता है। केवल यही जजेस, यही लोग किसी पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी को ये ऑर्डर कर सकते हैं कि आपके पास ये जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या ये पर्टिकुलर जो भी चीज है, ये आप इस डेट पर इस जगह पर लेकर आए और यहाँ पे लाके हमें इसे सर्व करें। ठीक। इसके अलावा एक और चीज है जो कि सेक्शन 91 में दी थी, मैं बताना भूल गया। सेक्शन 91 एविडेंस एक्ट के सेक्शन 123 और सेक्शन 124 के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ये जो सेक्शन है सीआरपीसी का 91, ये सेक्शन 123 और सेक्शन 124 और ऑफ एविडेंस एक्ट पे अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये सेक्शन 123 124 क्या है? सेक्शन 123 है कोई ऐसी प्रिविलेज इंफॉर्मेशन या कोई ऐसा प्रिविलेज डॉक्यूमेंट जो कि किसका हो? स्टेट गवर्नमेंट का। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बाहर ना दिया जा सकता हो, वो है सेक्शन 123। और सेक्शन 124 है कोई प्रिविलेज या कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन जो किसी दो अथॉरिटीज के बीच में की गई हो, किसी गवर्नमेंट के। मतलब कोई बहुत ज्यादा ऐसी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है जो कि बाहर किसी को नहीं सुनाई जा सकती, जो कि कोई दो ऑफिशियल्स या कोई दो लोगों के बीच में करी गई है, दो अथॉरिटीज के बीच में करी गई है, जो उसको बाहर आप नहीं दिखा सकते या नहीं सुना सकते किसी को। ऐसी चीज सेक्शन 124 में आती है। और ये दोनों ही सेक्शंस ये इन दोनों ही सेक्शन पे सेक्शन 91 का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। मतलब आप इन दो चीजों की प्रोडक्शन के लिए सेक्शन 91 के अंडर समन किसी को नहीं भेज सकते। ठीक। इसके बाद अब हम वापस आ जाते हैं सेक्शन 92 पे। सेक्शन 92 हमने देख लिया कि डीएम, सीजेएम और सेशन जज और हाई कोर्ट के जो भी जजेस होंगे, ये सब किसी भी पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी को समन भेज सकते हैं किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट में। इसके अलावा और कौन है जो भेज सकता है? जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होंगे, जैसे कि कौन हो गए? कमिश्नर हो गए, या और भी जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, वो भी किसी पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी से किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बुलवा सकते हैं, लेकिन वो उन्हें कंपेल नहीं कर सकते। मतलब वो उन्हें कह सकते हैं कि आपके पास ये जो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या जो भी चीज है ये आपको दें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, लेकिन वो उसे कंपेल नहीं कर सकते कि नहीं आपको हमें लाके ही देना पड़ेगा इस डेट पे। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी एक कोई ऑनगोइंग केस है और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी के पास है वो किसी उस केस से रिलेटेड है, तो जो भी पुलिस ऑफिशियल्स होंगे वो जाके उन्हें कह देंगे कि आप ये जो चीज है ये आप अपने पास ही रखिए, अभी फर्दर इसे जहां पे सेंड करना था वहां मत कीजिए। मतलब ऐसे ही एक कोई मान लीजिए, एक हम फिर से एग्जांपल लेके समझते हैं। ये एक पुलिस वाला है, ये पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी है, इनके पास कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि किसी एक केस से रिलेटेड है। तो कोर्ट ने इन्हें ऑर्डर किया, या फिर ये डायरेक्टली इनके पास गए, अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ है, मान लीजिए ये डायरेक्टली पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी के पास गए, पुलिस को पता चला कि भाई एक ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस है इनके पोजेशन में है पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी के, जो कि अभी इन्हें आगे पोस्ट नहीं किया है जहां भेजना था, और वो एक केस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, मतलब उस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है वो, तो वो इन्हें बोल देगा कि आप अभी वो डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखिए, उसे आगे फर्दर सेंड मत कीजिए। कब तक मत कीजिए? जब तक हम आपको ना कहें, या जब तक कोर्ट का आपको ऑर्डर ना आए कोर्ट में उसे पेश करने का, या आगे वापस, या आगे जिसे सेंड करना है उसे सेंड करने का। या तो ये डायरेक्ट खुद भी इनसे ले सकते हैं, या जब कोर्ट पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी को ऑर्डर करे कि आप हमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमें दीजिए समन के थ्रू, वो भी हो सकता है। लेकिन तब तक अगर किसी पुलिस वाले ने किसी पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी को ही कहा है कि आप क्या कीजिए, इसे अपने पास होल्ड करके रखिए, इसे आगे फर्दर ना भेजें, तो ये चीज उन्हें माननी पड़ेगी। वो आगे जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक उस चीज में कोई ऑर्डर उन्हें नहीं मिलता है, वो आगे उसे
ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो सब अपने पास होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सर्च वारंट पे, जो दूसरा पार्ट है इसका, जो कि सेक्शन 93 से सेक्शन 98 तक दिया हुआ है। सेक्शन 93 कहता है व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, मतलब सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है, कोर्ट किस सिचुएशन में किसी सर्च वारंट को इशू कर सकती है। अब मान लीजिए हमने पहले एग्जांपल लिया था कि ए नाम का व्यक्ति है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी एक चीज है जो कि किसी ऑन गोइंग केस से रिलेटेड है, किसी ऑन गोइंग केस में कोई बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, तो ऐसे में कोर्ट ने उस व्यक्ति को समन किया कि भाई आपके पास ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है ये हमें लाके दीजिए इस डेट पे, इस टाइम पे, इस कोर्ट में। लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं दिया, वो गया ही नहीं उस दिन, कोर्ट ही नहीं गया और उसने ना किसी दूसरे के हाथ से वो चीज पहुंचाई, वो उसी के पास है। अब ऐसे सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सर्च वारंट इशू करेगी, उस व्यक्ति के अगेंस्ट सर्च वारंट इशू करेगी कि वो व्यक्ति जहां रहता है या जहां उसका ऑफिस है, वो पुलिस को ऑर्डर करेगी विद सर्च वारंट कि आप वहां जाइए, वहां जाके सर्च कीजिए और वहां से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढ के लेकर आइए हमारे पास। क्या करेगी, सर्च वारंट इशू करेगी, पुलिस को डायरेक्ट करेगी, उसे ऑथराइज करेगी कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में जाइए, इस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जहां वो रहता है या जहां वो काम करता है, वहां से ये एविडेंस जो कि इस ऑनगोइंग केस से रिलेटेड है उसे वहां से ढूंढ कर लेकर आइए। तो कौन कौन से जजेस हैं जो कि सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, डीएम और एसडीएम को छोड़कर कोई भी जज या कोई भी मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है किसी भी जगह के लिए। किस को छोड़कर, डीएम और एसडीएम को छोड़कर कोई भी मजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है किसी भी एरिया के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 94 सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन ऑब्जेक्ट्स और फॉर्जेड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेट्रा। एक कोई जगह है, घर, कोई गोडाउन, कोई ऑफिस, कुछ भी ऐसी जगह है जहां पे कोई चोरी का सामान या तो रखा जाता है या वहां से बेचा जाता है या वहां पे खरीदा जाता है, या वहां पे कोई नकली कागज, नकली नोट, नकली स्टैम्प, नकली सिक्के, ऐसी कोई भी चीजें बनाई, मतलब कोई भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ऐसी किसी भी जगह पर अगर किसी पुलिस को या किसी मजिस्ट्रेट को या किसी कोर्ट को डाउट होता है कि ऐसी किसी जगह पर ऐसा कुछ काम होता है, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकती है उस जगह के लिए और वहां से जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें फॉरफिट कर सकती है, उन्हें जब्त कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 95 जो कि कहता है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। इसका मतलब क्या होता है कि जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी तरह की पब्लिकेशंस जो कि कुछ ऑब्जेक्शनल पब्लिकेशन हो, मतलब कोई ऐसी पब्लिकेशन हो, कोई ऐसी चीज किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन पब्लिश करी गई हो जो कि ऑब्जेक्शनल हो, ऐसी पब्लिकेशन को फॉरफिट कर सकती है, मतलब उसे जब्त कर सकती है और उस पब्लिकेशन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो कहाँ कहाँ सेल हो रही है या किस किस के पास है, उसके लिए सर्च वारंट भी इशू कर सकती है। अब वो कौन कौन सी पब्लिकेशन होंगी जो कि आईपीसी के सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293 और 295A में दी हुई है, किसके, आईपीसी के। ये क्या हो सकती है, मान लीजिए कोई ऐसी पब्लिकेशन है जो कि कोई दो धार्मिक संगठनों के बीच में झगड़ा करवाने की बात कर रही हो, कोई ऐसी कोई पब्लिकेशन हो जो कि किसी तरह की हेट फैला रही हो सोसाइटी में, या कुछ गलत धारणा दे रही हो, या कुछ गलत मैसेज दे रही हो सोसाइटी को जो कि नहीं देना चाहिए, कोई ऐसी पब्लिकेशन हो, कोई ऐसी बुक हो जिसमें पोर्नोग्राफी दिखाई गई हो, या कोई दूसरी ऐसी चीज जो कि ऑब्जेक्शनल है, जो कि नहीं दिखाई जाने चाहिए, जो कि नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीजें पब्लिश कराई जा रही हैं किसी तरह के न्यूज़पेपर में, बुक में, मैगजीन में या किसी भी चीज में, तो कोर्ट के पास ये साफ ये राइट है कि ये पावर है कि वो उस तरह की पब्लिकेशन को फॉरफिट कर सकती है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस को सर्च वारंट भी इशू करवा सकती है कि आप सर्च वारंट लीजिए और जहां कहीं भी ये बुक बिक रही है, किसी स्टोर पे, किसी स्टॉल पे, वहां से सारी बुक्स को फॉरफिट करके अपने पास ले आइए। ठीक, इसके बाद सेक्शन 96 कहता है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट फॉर सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। अब भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति है जिसने ये बुक है पर्टिकुलर, ये उस व्यक्ति ने बुक इशू करवाई, लेकिन जो गवर्नमेंट है या जो कोर्ट है उसे ऐसे लगा कि नहीं यार ये बुक इशू नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनल पार्ट दिया गया जो कि सोसाइटी तक नहीं पहुंचना चाहिए। मान लीजिए कोई दो अलग अलग संगठनों के बारे में दिया हुआ है और ऐसा दिया है कि वो कुछ ऐसे तरह से प्रेजेंट किया गया वो चीज कि उन दोनों संगठनों के बीच में, ग्रुप्स के बीच में वो चीज हेट पहुंचा रही है या उनके भेदभाव हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, उनके बीच में कुछ गलत मैसेज पहुंच रहा है। कोर्ट को ऐसा लगा कि बुक को फॉरफिट कर लेना चाहिए।
ये बुक सही नहीं है, ये बुक कुछ ऑब्जेक्शनल कंटेंट दिखा रही है। तो जब कोर्ट ने इस बुक को फॉरफिट करने के लिए या इस बुक को फॉरफिट करने के लिए पुलिस को सर्च वारंट दिया, पुलिस ने सारे फॉरफिट कर लिए, लेकिन भाई जो बुक का ऑथर है, जो राइटर है या जो सेलर है, उसे ये लग रहा है कि नहीं यार मेरी बुक तो सही थी, मैंने तो सब सही लिखा था उसमें, मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं था। ऐसे में वो क्या करेगा, वो सेक्शन 96 सीआरपीसी के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकता है हाई कोर्ट में उस फॉरफीचर को सेट असाइड करने के लिए। मतलब जो कोर्ट ने फॉरफीचर दिया है, फॉरफीचर की है उसकी बुक्स का, उसे सेट असाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकता है हाई कोर्ट में, केवल हाई कोर्ट में और कहीं पे भी नहीं। इसके बाद आते हैं हम सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा एक व्यक्ति है, एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसकी कोई भी एक एज है, कितनी भी मान लीजिए कितनी भी उसकी एज है, उस व्यक्ति को इस घर में कन्फाइन करके रखा है, यानी बंदी बनाकर रखा हुआ है, जबरदस्ती, किडनैप, अबडक्शन, कुछ भी मान लीजिए। तो ये पुलिस का या ये कोर्ट का काम होगा कि वो उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए इस घर में से सर्च वारंट इश्यू कर सकती है, या एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब एक नहीं है, एक से ज्यादा है, 10, 20, 30, 40 कितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें ढूंढने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है पुलिस को कि आप जाएं, ये जो व्यक्ति है या ये जो भी ग्रुप है, ढेर सारे लोग हैं, इन्हें इस पर्टिकुलर एरिया से या जहां कहीं भी इन्हें कैद करके रखा गया है वहां से छुड़ा कर लेकर आए। तो ये सेक्शन बिल्कुल यही कहता है, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, जिसे गलत तरह से कब्जे में किया गया उस व्यक्ति को सर्च करके छुड़ा कर लेकर आना। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 98 जो कि कहता है पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल। अब एब्डक्शन का मतलब आपको पता होगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं बंदी बनाकर रखना, उसे कहते हैं एब्डक्शन। सेम किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे कि कहीं कैद करके रखा गया है, कोई ऐसे फीमेल को जिसे कहीं कैद करके रखा गया है उसकी मर्जी के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति, ऐसी फीमेल को रिस्टोर करवाना। रिस्टोरेशन मतलब उसको वापस वहां से छुड़ा कर लेकर आना। इस चीज को पॉसिबल करने के लिए भी जो कोर्ट है वो एक सर्च वारंट इशू कर सकती है पुलिस को कि आप ये सर्च वारंट लीजिए, और जहां आपको लगता है कि ऐसी किसी जगह पर किसी फीमेल को या बहुत सारी फीमेल्स को कैद करके रखा गया है, वहां से उन्हें रिस्टोर कराकर लेकर आएंगे, वहां से उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। तो ये थे हमारे पहले दो पार्ट्स के प्रोविजन, सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 98 तक, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स एंड सर्च वारंट। इसके आगे के जो दो पार्ट है, जनरल प्रोविजन और मिसलेनियस, वो हम इसके अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल तक पहुंचे और हमारे वीडियोस को देख पाएं। और अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच।